नमस्कार। आप लोगों ने आज मेरे जन्मदिन पर बहुत अधिक हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। तो आप सभी लोग खुश रहें, खूब तरक्की करें, मौज करें, जिंदगी में उस ऊंचाइयों को छुए जिसके बारे में आपने बचपन से सोचा था, आपके परिवार वालों द्वारा बचपन से सोचा गया। तो मेरी यही आपसे लोगों से कहना है कि आप लोग खुश रहें, खूब तरक्की करें, उन्नति करें। आज मैंने आपसे कहा कि मैं आपको भारतीय साक्षर अधिनियम के बारे में बताऊंगा। तो मेरे साथियों, भारतीय साक्षर अधिनियम के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय साक्षर अधिनियम का महत्व कितना अधिक है। चाहे फौजदारी हो, चाहे दीवानी हो, चाहे लेबर हो, चाहे कंपनी लॉ हो, कोई भी एक्ट हो, कोई भी कानून हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बहुत महत्व रखता है। मुकदमे दो पक्षों के बीच चलते हैं। किसी भी तरह का मुकदमा है तो दोनों पक्षों के बीच जो मुकदमा दायर करता है वादी, उसे मैं यहाँ मान, और जो दूसरा पक्ष होता है उसे धड़ मान के चल रहा हूं। इन दोनों के बीच में मुख्य चीज क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, हर एक में ये अप्लाई होती है। तो मेरे साथियों, आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अगर आप लोगों को एक बार इस पे कमांड हो गया, चाहे सिविल के हो, चाहे क्रिमिनल के हो, चाहे रेवेन्यू के हो, चाहे लेबर के हो, या किसी के भी हो, एक बार आपने इसमें मास्टरी प्राप्त कर ली तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। किसी मुकदमे में आपका सफलता का प्रतिशत 90 से ऊपर चला जाएगा, बगैर किसी जुगाड़ तुगाड़ के। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं मेरे साथियों, ये एक ऐसा बात मैं आपको बता रहा हूं आज, जो आज से पहले बड़े बड़े गुरुओं ने भी नहीं बताया कि एविडेंस एक्ट को किस तरह से आपकी जानकारी में बगैर रटे हुए, केवल आप अपने दिमाग में, आपके कंप्यूटर में केवल फीड करके एविडेंस एक्ट की गहनता, जितनी उसकी गहनता के बारे में आप किस तरह जान लेंगे। मेरे साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं, कल भी मैंने आपसे कहा, ज्यादा समय ना लेते हुए, कि इसका कोई भरोसा नहीं होता है। एविडेंस एक्ट के बारे में मैं शुरू करता हूं। आप लिखिए एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट में क्या कितनी है, कितने अक्षर हैं? EVIDENCE। एविडेंस क्या अक्षर हुए? 8। क्लियर? एक्ट में क्या अक्षर है? ACT 3। टोटल कितने अक्षर हैं? 11। तो मेरे साथियों, सबसे पहला बेसिक, एविडेंस एक्ट में 11 चैप्टर है। नोट कर लीजिए, कोई जान का वो नहीं है। एविडेंस एक्ट, किसी भी एक्ट को जानने से पहले आपको जानना है कि भाई हर मुकदमे के जो चैप्टर हैं, एविडेंस आपने लिखा 8, एक्ट 3, 8 3 11 चैप्टर हैं। अब मेरे साथियों, आपको दूसरी जानकारी होना चाहिए कि इसमें कितनी सेक्शन है। हर एक को बेसिक पता है। जब कोई पकड़ा जाता है जो लॉ नहीं जानता है, जो लॉ जानता है उसका रिमांड किस में होता है? 167 में। चार्जशीट नहीं आती, 167 में बेल लेते हैं। तो इसमें कितनी सेक्शन है? 167। तो मेरे भाई, एविडेंस एक्ट में आपको मैंने बताया 11 चैप्टर। कैसे आप एविडेंस 8 + 3 11 चैप्टर। गिरफ्तारी अभियुक्त की होती है, रिमांड होता है, कितने में होता है? 167। कुल सेक्शनें कितनी हो गई? 167। कितनी आसानी से अब मैं आपके सामने इन्हें कैसे, एक मुकदमा चाहे सिविल का हो, क्रिमिनल का हो, रेवेन्यू का हो, किसी का भी मुकदमा हो, मुकदमे के लिए आपको पता है, एविडेंस समझने के लिए, मुकदमे के लिए क्या होता है? 2 पक्षकार होंगे, 2 से ज्यादा होंगे, मगर मुकदमा हमेशा 2 ही पक्षों के बीच चलता है। तो जब 2 पक्षकार हैं मेरे भाई, तो उस पक्षकारों के बीच
अगर मुकदमा अभी का नहीं मैं कह रहा हूँ, पुराना राजा के समय का मुकदमे देख ले, राजा के सामने पकड़ के आता था, तो पकड़ के आता कोई तो उसमें होता है गवाही के लिए, तो उसमें क्या होगा, क्रेडिबिलिटी होगी, रिलायबिलिटी होगी, होगी नहीं होगी, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होगा। भाई जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, फिर उसके आगे क्या होता है, राजा के वहाँ आता है, चाहे उनका मंत्री हो, उसकी गवाह मान ली जाती, इसकी नहीं माने, मे प्रज्यूम होगा, शैल प्रज्यूम होगा, और क्या होगा, कंक्लूसिव प्रूव होगा। तो मेरे भाई पहला चैप्टर क्या हुआ, पहला चैप्टर जो 11 चैप्टर मैंने एविडेंस के बताए, उसमें पहला चैप्टर क्या हुआ, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, और क्या हुआ, मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम, अनकंक्लूसिव प्रूफ। ये 1 से लेके 4 सेक्शन तक है। तो मेरे साथियों पहला चैप्टर क्या हुआ, 1 से लेके 4 सेक्शन, आप जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते, ना आपको रटने की आवश्यकता है। जो बात आज मैं बता रहा हूँ इसे गांठ मान लीजिए, अभी आप कहीं भूल ही नहीं सकते हैं, फॉर एवर आपको याद रहेगा। अब कोई भी मुकदमा हो भाई, सिविल का, रेवेन्यू का, किसी का भी हो, उस मुकदमे में क्या होते हैं, कोई तथ्य होते हैं, कोई विवाद होता है। तो जो विवाद होंगे तो विवाद से रिलेटेड सुसंगत होंगे, जो सुसंग असंगत होंगे, सेम ट्रांजैक्शन के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि पता चला आपको प्रिजम्पशन पे होंगे। तो बहुत सी चीज, जैसे कोई आदमी विदेश में है, उसके खिलाफ मुकदमा हो गया, तो वो फैक्ट के लिए आएगा, ये भी वो है। कोई मुकदमा ऐसा होगा जो प्रिजम्पशन अप्लाई करेगा, बहुत से मुकदमे ऐसे होंगे जो आपने स्वीकार कर लिया, एडमिशन कर लिया, अपराध का एडमिशन कर लिया, ये रेलिवेंस ऑफ फैक्ट में आएगा, तो रेलिवेंसी में होगा। अपराध जो स्वीकृति करेगा, जो स्वीकार करेगा, एडमिशन करेगा, एडमिशन कोई भी कर सकता है, उसका पक्षकार सकता है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। दूसरा चीज है, जब क्रिमिनल लॉ इन मोशन आता है, अपराधी अगर मुकदमे का जुर्म इकबाल करता है तो क्या कहलाता है, कन्फेशन कहलाता है। कन्फेशन भी रेलिवेंसी के बारे में आएगा। मैं इसलिए बताऊं चैप्टर, मैं वो बातें सब आपको बाद में बताऊं, पहले मैं आपको किस तरह आसानी से। उसके बाद कोई आदमी मर गया तो मृतक का क्या बयान होगा। रेलिवेंसी में, जो रेलिवेंसी की बात मैं बता रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है, मरा हुआ व्यक्ति का क्या बयान होगा, चलिए वो। अब बहुत सी चीजें भाई, एक्सपर्ट की क्या बात होगी। अब जैसे बहुत चीजें हैं, अब आपके सामने मैंने इसी में बता रहा हूं, तोता हरा होता है, अगर तोता कत्थई भी होता है, तोता काला भी होता है, तो ये किस में चला जाएगा, ये भी रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में आएगा। मगर कहाँ हो जाएगा, ये चीज एक्सपर्ट की ओपिनियन है। एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या है में आएगी, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में, कि कोई वो है, पता चला साइंटिस्ट है, एक्सपर्ट है, तो क्या रेलिवेंसी कहाँ पे आएगी, रेलिवेंसी में। तो दूसरा चैप्टर जो आएगा, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट कहाँ, 5 से 55। मेरे साथियों पहला क्या आया आपको मैंने बताया, दूसरा चैप्टर क्या है, रेलिवेंट ऑफ फैक्ट। तो कैसे आया, 5 से 55, कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल आंख बंद करके ध्यान। तो दूसरा चैप्टर क्या आएगा, रेलिवेंट। अब भाई तीसरा, अब इसके बाद आगे बढ़ोगे किसी मुकदमे में भी, मैं एक छोटा आपको आउट, मतलब बहुत तथ्य होते हैं। सूरज पूरब से निकलता है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। पूरब पश्चिम में डूबता है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। पहाड़ उत्तर में है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। बहुत से तथ्य है जो स्वीकार कर लिए गए, एडमिसिबल, आपने स्वीकार कर लिया, एडमिटेड, नीड नॉट टू बी प्रूव। तीसरा चैप्टर इसमें आएगा, वो उसमें क्या सेक्शन आएंगी, ध्यान रखिए, मैं वो आगे बता, 56, 57, 58। मैंने इसीलिए कहा 55 से रेलिवेंसी कहाँ आई, 5 से 55 तक। तो मेरे साथियों अभी जब मैं आगे इसे डिस्कस करूंगा, आपको एक एक बात एक दिन में सब याद हो जाए, एक दिन में नहीं, 2-3 दिन लगेंगे, मगर आप मानेंगे कि हाँ क्या चीज है। तो आपका क्या आया, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट 5 से 55 तक। अब आपको होता है फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव, जिसकी जरूरत नहीं है, जो अपने आप एडमिटेड फैक्ट है, आप कहीं पे स्वीकार कर ले रहे हैं, हाँ टाइम, प्लेस, डेट, मैनर, तो क्या होगा, उसकी जरूरत नहीं है दूसरे पक्षकार को। तो जो फैक्ट एडमिटेड हैं वो किस में आ रहे हैं, 56, 57, 58। चैप्टर 3 क्या हुआ, 56, 57, 58।
आसानी से आपको हो गया। अब चैप्टर 3 के बाद भाई किसी भी चीज के लिए है, कोई आदमी कहेगा आके, तो कहेगा क्या कहेगा? ओरल एविडेंस होगी कि सूरज पूरब से निकलता है, कि वो ऐसे नहीं आ जाएगा, व्यक्ति कहेगा ना, तो ओरल एविडेंस होगी। और ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, सूरज निकलता है पश्चिम में डूबता है, अब आदमी कहते साहब सूरज तो पश्चिम से निकल रहा है, उत्तर से निकल रहा है, तो ये ओरल एविडेंस में नहीं आएगा। तो चौथा क्या आया चैप्टर? ओरल एविडेंस। क्या आई? 59-60। कितना आसानी से 4 चैप्टर आपको बताए, कोई परेशान मत होइए। 2 दिन में 3 दिन में मैं आपको ऐसा, ये मैंने आज जन्मदिन है, मैं आपको वो गुण बता दे रहा हूँ जो हमारे गुरु ने बताया, किस तरह से कोई रटने की आवश्यकता नहीं। आपके दिमाग में कंप्यूटर है, उसको कंप्यूटर में डाल लीजिए, आप भविष्य में बहुत बड़े वकील बनेंगे। ये बस याद रखिएगा कि जो एविडेंस एक्ट है, वो एविडेंस एक्ट पे अगर आप मास्टरी है तो आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी। आप 100%, 90% से ज़्यादा मुकदमे अपनी काबिलियत से जीत जाएंगे। तो अब आया ओरल एविडेंस का भाई, ओरल एविडेंस डायरेक्ट होनी चाहिए। तो कौन सा आया सेक्शन? 59-60 आ गया, 4 चैप्टर था। अब भाई एविडेंस दूसरी तरह की क्या हो सकती है? दूसरी होगी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यही तो है, कितना आसान। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन सी? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्राइमरी होगी और सेकेंडरी होगी, यही तो होगा, दूसरा तो नहीं होगा। एविडेंस है भाई, एक बात बता दो, और सेकेंडरी एविडेंस। और कब सेकेंडरी एविडेंस प्राइमरी एविडेंस होगी, इसके बारे में कुछ होगा। इसके लिए 61 से 89 आप याद कर लीजिए, 61 से 89 नोट कर लीजिए, मैं सब आपको आगे बताऊंगा। 61 से 89 मेरे भाइयों, तो आप कहाँ तक? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तक आ गए। कितनी आसानी से एविडेंस एक्ट के चैप्टरों को जो मैं डिवाइड कर रहा हूं ना, तो आपको मजा आ जाएगा इसमें। अब ये जो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे आ गए मेरे साथियों, 61 से 89 तक। अब इसके बाद कहीं पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस दोनों होंगी ना। दोनों एविडेंस के, जैसे सपोज करिए कि आप बरेली से नैनीताल 126 किलोमीटर है, पहाड़ यहाँ पे स्थित है, तो आपने ये बात तो कह दी ओरल एविडेंस। किसी की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको नपा हुआ है, डॉक्यूमेंट्री है, तो कैसे रेलिवेंसी होगी? मतलब ओरल एविडेंस coupled with documentary evidence, documentary evidence coupled with oral evidence, दोनों की तो रेलिवेंसी का क्या वो पड़ेगा? तो मेरे भाई 90 से 100, इसे याद कर लीजिए, लिख लीजिए। तो मैंने आपको अभी यहाँ तक क्या बताया? सबसे पहले बताया चैप्टर 1 कहाँ से आएगा? 1 से 4 तक। इसमें क्या परेशानी है? खेल खेल में याद कर लें। उसका मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ, आपके तुरंत दिमाग में। दूसरा क्या आएगा? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। ये कहां से आएगा? 5 से 55 तक दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर क्या आएगा? फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव, जिसकी जरूरत नहीं प्रूव करे जाएंगे। कौन से आएगा? वो 3 सेक्शन है, 56, 57, 58। चौथा क्या आएगा? चौथा आएगा ओरल एविडेंस। तो ओरल एविडेंस जो आएगी वो सीधी एविडेंस होना चाहिए। 2 हैं, 59-60। उसके बाद क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कौन कौन डॉक्यूमेंट पढ़े जाएंगे, कौन कौन नहीं पढ़े जाएंगे, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी 61, 89 नोट कर लीजिए, बिल्कुल मैं बता रहा हूं। उसके बाद में सारी चीजें बिल्कुल नोट करते जाइए। यू विल फाइंड इट कि ये चीज किसी ने नहीं बताई आज तक, इस तरह से किसी ने आपको नहीं बताया। और कोई चीज नहीं है एविडेंस एक्ट, बहुत आसान है। अगर आप इसकी गहराई में उतर गए तो आप बहुत बड़े वकील बनेंगे। ये मेरी बात मान लीजिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बेटों। ऐसे बात नहीं है, लोग नहीं बताते हैं, ना इसे रटने की, ना सीखने की। मैं आपको कितनी आसानी से बता रहा हूं। तो ये आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का आया 89, जहां पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओरल एविडेंस कपुल्ड होंगे, कि एक डॉक्यूमेंट्री है कपुल्ड विद ओरल एविडेंस है, वो 90 से 100 पे आ गया। तो आप इतने चैप्टर तक नोट कर लीजिए। मैं अभी फिर से रिवाइज करूंगा मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मत डरो, एविडेंस एक्ट कुछ नहीं है। एविडेंस एक्ट कितना आसान है। अगर जिस दिन आपने इस पे कमांड कर लिया, समझ लीजिए आप सब मुकदमों में जीतेंगे। कोई आपको वो नहीं कर सकता है। जिस समय आप जिरह कर रहे होंगे तो आपका दिमाग का कंप्यूटर में सारी चीज फीड होगी। यू आर वेल अक्वेंटेड विद दिस एक्ट, व्हाट इज रेलिवेंट, व्हाट इज नॉट रेलिवेंट, ये सारी चीजें, किस चीज को प्रूव करना है, किसे नहीं करना है, कहाँ ओरल एविडेंस है, कहाँ मे प्रिज्यूम है, कहाँ सेल्फ प्रिज्यूम है, कहाँ कंक्लूसिव प्रूफ है, एवरीथिंग वाज इन योर माइंड।
अगर एवरीथिंग इज इन योर माइंड है, सब भविष्य में रहेगी, इन नियर फ्यूचर शैल बी, तब क्या होगा, आपको सारी जानकारी, मतलब जिरह करते समय, आर्गुमेंट करते समय, एट एवरी स्टेप यू आर वेल अक्वेंटेड विद एविडेंस एक्ट। और जब आप वेल अक्वेंटेड विद एविडेंस एक्ट होगा तो क्या हालत होगी, गवाह को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मेरे साथियों 100 एविडेंस तक मैंने आ गया, ये अगला अब उसके बाद हर एविडेंस को सिद्ध करना, एक वादी ने मुकदमा चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, रेवेन्यू हो, फौजदारी एक दायर करता है, तो जब दायर कर रहा है तो भाई उसे सिद्ध करने का, तो एक बात बता, किसके जरिए होगा, वो अपनी एविडेंस देगा, कोई रिवर्ट करेगा वो एविडेंस होगा, कहीं एक्सेप्शन होंगे, वो मैंने बताया एक्सेप्शन होंगे, कहीं प्रजम्पशन होंगे। एक्सेप्शन क्या, जैसा मैंने नीला तोता, पीला तोता, तोता अभी तक हम लोग हरे जानते थे, मगर सिलेठी और कत्थई भी आते हैं, तो ये एक्सेप्शन में चला जाएगा। शेर कैसा होता है, भूरा होता है, सफेद भी होते हैं, ये कहीं एक्सेप्शन में आएगा, तो एक्सेप्शन क्लास भी दी हुई है। बहुत चीज ऐसी है मेरे भाई जहां आपकी जानकारी में है, भौगोलिक स्थिति आपकी जानकारी में है। जैसे आपके घर में है, मेरे घर में कोई इंसिडेंट होती है, इनसाइड द होम होती है, कौन जिम्मेवार है, वो हम जिम्मेवार है, ये मैं आगे बताऊंगा, मगर मैं केवल इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में ये बता रहा हूं। तो कौन जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार है, तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट किस पे, हम पे है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो जब आपकी जानकारी में होगा, कौन बताएगा, हमारे घर पे है, हम बताएंगे ना, दूसरा तो नहीं बताएगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। रूढ़ियां हैं, प्रिजम्पशन है, बहुत चीजें ऐसी, कौन बताएगा भाई। तो ये 101 से 114 तक, तो बर्डन ऑफ प्रूफ कहां से, 101 से लेके 114 नोट डाउन करिए। वैसे तो आपको मालूम है, मगर मैंने ये बताया किसके बाद, सीक्वेंस से। अब 114 तक आपको कोई परेशानी नहीं, आप अपना केस सिद्ध करने के लिए अपनी साक्ष्य देंगे। अपनी साक्ष्य देने के बाद अब आपको ध्यान देगा हमें क्या चीज पूछना, क्या नहीं पूछना, क्या हमने ऐसे पूछ लिया जो बताला बर्डन हम पे शिफ्ट हो गया, कहाँ पे बर्डन हम पे शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पे प्रिजम्पशन है, कहाँ पे एक्सेप्शन है। ये जब आपको सारी जानकारी है, कहाँ पे आपने कहा कि सफेद टाइगर था, तो अब आप पे एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन आप बताइएगा ना कि सफेद था, वो कह रहा हरा तोता था, अब वो मैं कह रहा हूं सफेद था, तो एक्सेप्शन आया ना, उस एक्सेप्शन को आपको सिद्ध करना है। कोई चीज व्यक्तिगत रूप से मेरी जानकारी में है, आपकी जानकारी में, तो किसे सिद्ध करना है भाई, तो वो आप बताइएगा ना, नहीं बताइएगा तो क्या माना जाएगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे साथियों लिख लो 101 से लेके 114 तक, तो आपकी समझ में आया बर्डन ऑफ प्रूफ, नया चैप्टर। अब बर्डन ऑफ प्रूफ मैं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत से लोग बाद में शामिल हुए। मेरे भाई मैंने एक दस्तावेज कर दिया, आपके नाम कर दिया, ठीक, और दस्तावेज करने के बाद उस दस्तावेज को मेरी नीयत खराब हो गई, मैं आप पे मुकदमा कर रहा हूं, जो चीज है तो इस पे क्या आएगा, कुछ तो होना चाहिए, स्टॉपेल आ गया 15, 16, 17, इसमें क्या परेशानी है, नोट कर लो भाई। वो मैं जब अभी बताऊंगा, जब आपको 15, 16, 17, तो आपको क्या परेशानी है, कितनी आराम से आप यहां तक पहुंच गए। अब भाई जब एविडेंस आएगी ना, यहां तो आप आया, तो जो एविडेंस होगी, एविडेंस कोई व्यक्ति देगा ना, तो जो व्यक्ति एविडेंस देगा, कौन कौन व्यक्ति एविडेंस दे सकते हैं, नेक्स्ट यही आएगा। तो वो व्यक्ति एविडेंस देता है, पागल दे सकता है, पति दे सकता है, पत्नी दे सकती है, कितनी एविडेंस को कैसे पढ़ा जाएगा, कितनी एविडेंस को कैसे माना जाएगा, किस व्यक्तियों की एविडेंस को माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, कैसे आप उस पर जिरह करेंगे। तो 118 से लेकर 134 तक याद कर लीजिए। 133 अकम्प्लिस है, जो मैंने उधर 315 में बताया कि एक्यूज इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस, तो 133 में कहा, तो 118 से 134 कोई चीज इसमें रटनी नहीं है भाई, क्यों घबरा रहे हो, ये विटनेसेस हैं, कौन से विटनेस है, किसकी साख गिराए होगी, किसकी नहीं गिराए होगी। तो जब विटनेस आ गया तो 134 तक आ गया। अब उसके बाद जब विटनेस आप पेश करिएगा, कोई भी विटनेस पेश करेगा, चाहे आप करें दूसरा करें, तो भाई उस विटनेस की कोई प्रक्रिया होगी ना, ऐसे तो विटनेस हो नहीं जाएगा। तो उस विटनेस में क्या होगा, जो देगा जे बयान होंगे, नहीं देगा जिरह होगी, अगर वो होस्टाइल होगा तो क्या करा जाएगा, ये प्रक्रिया है।
उस विटनेस से कैसे क्रॉस एग्जामिन करोगे? वही विटनेस झूठ बोल रहा है तो उस विटनेस के कंडक्ट को कैसे इम्पीच करोगे? उसके पूरे स्टेटमेंट को कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? उसके स्टेटमेंट को कैसे, कौन लीडिंग, मेरा गवाह है और मेरा गवाह मेरे खिलाफ जा रहा है, तो कब हम लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं? कब हम उससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं? कब हम उसे रिकॉल कर सकते हैं? हॉस्टिलिटी कहीं नहीं है उसमें रिकॉल करने के बाद। कब हम उसे पक्षद्रोही घोषित कर सकते हैं? पक्षद्रोही घोषित करने के बाद कब जिरह कर सकते हैं? तो एक चैप्टर ये भी होगा। तो ये चैप्टर किसका आया? ये चैप्टर है 135 से लेकर 166 तक। तो मेरे भाई 166 तक मैंने आपको बताया कौन सा विटनेसेस, जो विटनेसेस पेश किए जाएंगे, कैसे पेश होंगे, क्या होगा। अब 166 में एक चीज और आई भाई, 166 में ये चीज आई कि गवाह झूठ बोल रहा है, पूर्व में कोई स्टेटमेंट दे दिया या कहीं लिखित में है, तो उसे कन्फ्रंट कैसे करोगे, कंट्राडिक्ट कैसे करोगे, उसकी सेंटिटी को कैसे आप अनरिलायबल बनाओगे? तो भाई ये आ गया। तो 134 से लेकर 135 से लेकर 166 तक, इसी में एक सेक्शन और दी है 165 कि जज मजिस्ट्रेट महोदय को कोर्ट में बैठे हैं तो कोई आंख बंद करके वो तो बैठे नहीं है, तो उन्हें राइट है एम्बिग्विटी दूर करने के लिए, दे कैन आस्क द क्वेश्चन टू फाइंड आउट द ट्रूथ, इसलिए है। मगर इसका मिसयूज भी हो रहा है। आप हॉस्टिलिटी हो रही है, उसके बाद जज मजिस्ट्रेट वो आप जानते हैं तो जिरह करते हैं, मगर उसमें भी मत घबराइए। उस एविडेंस को क्या होगा ये मैं आगे भी बता। 165 में जब वो जिरह कर रहे हैं उसके बाद आप टू कोड करके करता, फिर आप क्रॉस करिए और इसके लिए अपने गवाह अपने आप को वेल प्रिपेयर रहिए। तो ये कितनी आसानी से आपको ये चैप्टर 10वां चैप्टर मैंने बता दिया। 11वां चैप्टर एक और है, 167 केवल एक ही सेक्शन है। उसमें क्या है भाई, मुकदमा तो ए के मर्डर का है, एविडेंस आ गई किसी के मर्डर की, तो क्या न्यायालय नया मुकदमा ट्रायल कर सकता है? ये पावर नहीं है। तो 167 में है। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपने कितनी आसानी से 1 से लेकर 11 चैप्टर एविडेंस एक्ट में है। एविडेंस में 8 वर्ड, एक्ट में 3 वर्ड, कुल मिला के 11। तो इसमें कितने चैप्टर होगा? 11। ये मैंने आपको बताया, नोट कर लीजिए। ये बात कोई नहीं बता सकता, ना किसी ने आज तक आपको बताई होगी। आप लिख के बता दीजिएगा, किसी ने नहीं बताई होगी। एविडेंस एक्ट इतनी इजी से मैं बता रहा हूं, इसमें 20-20 दिन, 25-25 दिन, 3-3 सेक्शन और 3-3 उसमें चले जाते हैं। मगर घबराइए मत, कहीं कुछ नहीं जाता है। आपका दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। आपका दिमाग ऐसा होना, कंप्यूटर में ये चीज फीड कर दीजिए। नहीं आपको याद आया एविडेंस एक्ट, इतना तो याद होगा, नहीं चैप्टर पता है, एविडेंस में 8 + 3 11। ठीक, तो ये आपको सबसे पहले मैंने बता दिया। अब इन चैप्टरों को कितनी सेक्शन में डिवाइड होगा सुन लीजिए, कोई रटने की जरूरत नहीं, हर एक को बता। रिमांड किस में होता है? 167 में। कितनी सेक्शन हो गई? 167। अब 167 सेक्शन तो हो गई भाई। तो 167 सेक्शन का एकदम तो इन वर्बेटम नहीं रहेगा, इन सेक्शनों को पार्टों में डिवाइड करिएगा। और जो इन पार्टों में आप डिवाइड करिएगा ना, यही आपकी काबिलियत, यही सारी चीजें, ये आपको गुण मिल जाएगा मेरे साथियों। तो पहला पार्ट आपका क्या है? मैंने कहा 1 से लेके 4 सेक्शन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो बहुत मेरे साथी आए, 1 से 4 तक क्या है? एविडेंस एक्ट का पूरा सार, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस, मे प्रोज्यूम, शैल प्रोज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। एविडेंस एक्ट इसी पे वे करी जाती है। सेक्शन 3 क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ द एविडेंस में, मगर उसमें सारी चीजें कवर्न होती हैं। क्या क्या कवर्न होती हैं? क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस, मे प्रोज्यूम, शैल प्रोज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। तो मैंने पहला चैप्टर, अभी मैं उसमें डिटेल जाऊंगा, मैं आपको कल परसों समय और लूंगा आप लोगों को बताने के लिए कि मेरा दायित्व कर्तव्य है कि मैं आपको एविडेंस एक्ट में कम से कम आप ये बात तो कह सकें कि मेरे बड़े भाई अरविंद जी ने ये बताया था, और इस बात से एविडेंस एक्ट मेरा क्लियर हो गया। ये जो एविडेंस एक्ट से डर लगता है वो डर लगना खत्म हो गया।
डर नहीं लगेगा। अगर आपको एविडेंस एक्ट वेल अकॉन्टेड विद द एविडेंस एक्ट है तो कोर्ट में जब आप खड़े होंगे, विटनेस आपके सामने होगा, तो आप उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसे ब्लास्ट करेंगे कि वो खत्म हो जाएगा। तो रिलायबिलिटी, अनरिलायबल, पार्शियल रिलायबल, मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये मैं बाद में। तो पहला चैप्टर जो आया 1 से 4 सेक्शन, इसमें क्या परेशानी है। अब इसमें आप देखिए, मैं दूसरी राय बता रहा हूं, आप नया अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप अपने 11 दोस्त ले लीजिए जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उनमें एक दोस्त को चैप्टर 1 की तरह मानिए, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी जो हर एक उसमें करता हो, उसका नंबर 1 पे रखिए कि ये चैप्टर नंबर 1 है। आपको याद रहेगा, 11 दोस्त, बस 11 रिश्तेदार, 11 भाई बंधु जो भी है, तो क्रेडिबिलिटी रिला 1 से लेके 4 तक उसे मान लीजिए। अब दूसरा चैप्टर आता है प्रजम्पशन। दूसरा चैप्टर क्या आता है, रेलिवेंसी, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, कि हर फैक्ट की जो वे दोस्त आपका हर समय कहता है इसका वो दो, तो उसे 2 नंबर पे रखिए। वो 5 से लेके 55 सेक्शन तक हो गया। तो दूसरा चैप्टर क्या हो, रेलिवेंट ऑफ फैक्ट, वो मैं पूरा आपको सारा बताऊं तो आपको कितनी आसानी से। दूसरा चैप्टर हो गया रेलिवेंट ऑफ फैक्ट। रेलेवेंसी कहां से है, किसकी है, सेम ट्रांजेक्शन की है, कब प्रिजम्पशन होगा, कब एडमिशन होगा, कब कन्फेक्शन होगा, कब डाइंग डिक्लेरेशन का बयान पढ़ा जाएगा, कब एक्सपर्ट का एविडेंस पढ़ी जाएगी, कब फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का पढ़ा जाएगा, कब रिटन का पढ़ा जाएगा, कब टकसाल का पढ़ा जाएगा। ये सारी चीजें जो हैं, ये आपका कहाँ आया, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। 5 से 55 तक याद रख लीजिए भाई, मेरे दोस्त याद रख लीजिए। इन्हें कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, जब आपको पता ये रेलिवेंसी है, इसकी ये सेम ट्रांजेक्शन का है। मैं एक मोटा सा सेम ट्रांजेक्शन में सब्सिक्वेंट बाद में आप गए, आपने देखा वो आदमी मरा पड़ा है, 2 भागते देखे, सेम ट्रांजेक्शन, ये एविडेंस रेलिवेंट है। ठीक, अब इसे कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, जब आपके दिमाग में है कि सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट रेलिवेंट है, तो कैसे करेंगे वो बाद में मैं करूंगा। मगर आपको एक एग्जाम्पल समझाने के लिए मेरे साथियों घबराओ मत ही, ये रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट है। एडमिशन है, हत्या हो गई और मैंने जाके कहा साहब ये एडमिशन, मैंने हत्या कर दी है, उस समय कोई FIR नहीं है, ठीक, तो वो एडमिशन में आएगा। मैं वो बाद में आपको बताऊं, उस एडमिशन क्या एडमिसिबल होगा, बिल्कुल होगा, फांसी भी होगी उस पर। अगर वही पता चला मुकदमा लिखने के बाद हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, कन्फेशन। कन्फेशन बिफोर पुलिस वगैरह जो आएगा, उसकी क्या अहमियत होगी, वो भी मैं अभी आपको सारा जब मैं उससे डिस्कस करूंगा। मैं अभी केवल चैप्टर और सेक्शन को आपको बता रहा हूं, जिसमें आप घबराए नहीं, ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाएं, आपके कंप्यूटर में फीड हो जाएं, तो आप कभी हारेंगे नहीं, हमेशा कामयाब होंगे। ये चीज आपके दिमाग में जो हो जाएगी, तो रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट 5 से 55 तक। उसके बाद तीसरा चैप्टर क्या है, फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव, वो तथ्य जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसका चैप्टर क्या, 56, 57, 58। चैप्टर 3 56, 57, 58 राइट, नोट कर लो भाई, बराबर नोट कर लो, मत घबराओ, इतनी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गया जिसकी जरूरत ही नहीं है, आपसे पता चला कह रहे हैं बहुत चीजें। कत्ल हुआ, कत्ल में आपने प्लेस मान ली, टाइम मान लिया, समझ गया, मरने वाले का मान लिया, क्या रह गया, व्हाट रिमेन्स, केवल आपका फॉल्स इंप्लीकेशन क्यों, यही तो हो गया। जहां एडमिशन ने किसी फैक्ट का आपने कर लिया, वो मैं बताऊंगा, मगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल छोटी सी दी। क्या रह गया, जो चीज एडमिट, इसीलिए 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, व्हेन एनी फैक्ट हैज नॉट बीन चैलेंज्ड बाय द डिफेंस एडमिसिबल इन एविडेंस। समझ गया। तो 56, 57, 58 मेरे साथियों कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपने 56, 57, 58 देख लिया, अब आप उसके बाद क्या आएंगे, एविडेंस तो देंगे भाई। तो एविडेंस कैसे होगी, ओरल होगी, डायरेक्ट होगी, सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, कोई व्यक्ति तो कहेगा। तो इसके लिए 2 सेक्शन है, और ये 2 सेक्शन क्या है, 59, 60। इसमें क्या परेशानी है, अभी मैं डिटेल जब आपको इसका डिस्कशन करूंगा तो कितनी आसानी से। अब अगर ओरल एविडेंस के बाद किसी मुकदमे में भी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे, नहीं देंगे, अगर होगी हिसाब ये है, फलाना है, ये क्या कहना चाहिए, बैनामा है, कोई भी चीज का है,
उसकी डॉक्यूमेंट्री, तो वो डॉक्यूमेंट्री प्राइमरी होगी ओरिजिनल से, सेकेंडरी होगी कि फोटोकॉपी वगैरह है, वो सेकेंडरी कौन कौन एडमिसिबल होंगी वो 61 से लेकर 89 तक डिफाइन दी गई है। तो ये चैप्टर भी आपका क्लियर हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का 61 से 89। तो आपको कोई परेशानी अब तो नहीं है। अब भाई आपने ओरल दे दी, डॉक्यूमेंट्री दे दी, अब आपने, मैंने फिर वही कहा, यहाँ से बहड़ी 42 किलोमीटर है, हम ओरल कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आई यहाँ नाप के भी 42 किलोमीटर है, इसका रिकॉर्ड भी है। जहाँ ओरल और डॉक्यूमेंट्री दोनों एविडेंस को कैसे सुसंगत होंगी, कैसे रिलेवेंट होंगी, ये मेरे भाई 90 से 100 में है। इसमें क्या परेशानी है, कितने आसानी से आप किस चीज को समझ रहे हैं। तो 90 से 100 एक चैप्टर हो गया। अब उस चीज को सिद्ध करना है, जो आप केस लेके आए, वादी लेके आए या विपक्षी लेके आए। तो जो वादी लेके आया तो वो सिद्ध करेगा, किस एविडेंस से करेगा, वो आपको दे दिया है। आप उसे डिनाइल करेंगे तो कब बर्डन आएगा किसके ऊपर, वो आपको 101 से लेके 114 तक दिया। कहाँ प्रिजम्पशन लगेगा, कुछ स्पेशल है जो प्रिजम्पशन लग रहा है, जैसे दहेज हत्या है प्रिजम्पशन है, आत्महत्या है प्रिजम्पशन है। एक्सेप्शन कैसे है कि एक्सेप्शन ये है कि ऐसा नहीं हुआ, आप दिल्ली थे, घटना के समय यहाँ नहीं है, तो एलिबाई में जाएंगे, वो अभी जब डिस्कस करूंगा तो एक्सेप्शन में आएगा। तो बहुत चीजें ऐसी हैं, आदमी कहता मैं पागल था तो एक्सेप्शन में आएगा, आपके ऊपर चला जाएगा। तो ये जो चेंज होना है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। बहुत से तथ्य ऐसे हैं जो व्यक्ति विशेष की जानकारी में है, तो उसे सिद्ध कौन करेगा भाई, जिसकी जानकारी में वो सिद्ध करेगा या आप सिद्ध करेंगे। बगैर टिकट आप जा रहे हैं, पकड़े जाएंगे तो कौन बताएगा, मेरे भाई आप बताएंगे ना। जब मैं अभी डिस्कस मगर इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ में, आप चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़े जा रहे हैं, चोरी की मोटरसाइकिल आप पे है, तो आप बताइएगा भाई ये मोटरसाइकिल मेरी है, चोरी की है, पकड़े जा रहे हैं तो क्या माना जाएगा, या तो चोर माना जाएगा या चोरी का सामान रखना माना जाएगा। तो 101 से लेके मेरे साथियों 114 तक ये बर्डन ऑफ प्रूफ है। नोट कर लीजिए, राइट डाउन अपनी कॉपी में, कितनी आसानी, मत घबराइए। अब 114 के बाद स्टॉपल कि दोबारा मुकदमे ना हो, लोग झूठ से बचे, तो इसके लिए 3 सेक्शन है, 15, 16, 17, 114, 115, 16, 17। तो इसमें आपको क्या परेशानी है, नोट कर ले, इसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं। अब भाई ये चीज बताने के बाद एविडेंस कैसी होगी, किसकी होगी, कौन लोग दे सकते हैं, पागल दे सकता है, बच्चा दे सकता है, बूढ़ा दे सकता है, पत्नी दे सकती है, कौन दे सकते हैं, कौन सक्षम साक्षी हैं, इसके बारे में तो एक बात बताइए। अपराधी दे सकता है, नहीं दे सकता है, साक्ष्य की कितनी संख्या होगी, ये किसमें, इसका एक चैप्टर है 118 से 134 तक, याद कर लीजिए। साक्षी लिख लीजिए, साक्षी उसमें भी लिखा है एविडेंस है, मगर आपको उधर ज्यादा मत जाइए। लिखा तो साक्षी कैसा होगा, चाइल्ड होगा, बूढ़ा होगा, बड्डा होगा, पागल होगा, इंसेन होगा, पत्नी होगी, बच्चा होगा। तो ये जो दी हुई है, अभियुक्त हो सकता है, संख्या कितनी हो सकती है, ये आपको 118 से 134 तक दिया है। अब इसके बाद भाई आएगा, जो भी साक्षी दिया जाएगा ना, पेश करा जाएगा, तो पेश करने की तो कोई वो होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए दिया गया 135 से लेके 166 तक, ये चैप्टर 10वां है। 135 से 166 नोट कर लीजिए। कैसे साक्षी दोगे, जब साक्षी दोगे, कोई गवाही दोगे, तो क्या है, उससे दूसरा जिरह करेगा नहीं करेगा, तो इसकी प्रक्रिया आ गया। वो जिरह में झूठ बोल रहा है तो राइट पहले वाले को हो रहेगा नहीं, रिकॉल करे, क्या करे, कब एविडेंस कंप्लीट होगी, ये आपको राइट मिले। सपोज करिए आप ही का गवाह झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलने के लिए आप क्या करेंगे, उसे रिकॉल करेंगे, जो भी करें, तो इसकी कोई प्रक्रिया होगी। गवाह एक झूठ बोल रहा है, पूरी झूठी, उसने पूर्व के साक्ष्य को आप कैसे कन्फ्रंट कंट्राडिक्ट करेंगे, कैसे वो चीज पढ़ी जाएगी, कैसे कानून में वो सुसंगत नहीं रहेगी, कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा, कब आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कब उससे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, क्या चीज को आप हिट कर सकते हैं, किस चीज को आप हिट नहीं कर सकते गवाह से। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके चरित्र को, उसे बदनाम करने के लिए कर रहे हो। कहाँ बदनाम चरित्र के व्यक्ति को
ऐसा तो नहीं जो रिलेटेड नहीं है, आप उसे केवल बदनाम करने के लिए पूछ रहे हो। कब गवाह देने से मना करेगा, तब क्या हो सकता है, किस चीजों को कर सकते हैं? तो भाई ये कहीं पे तो आएगा। ये 135 से 166 तक आ गया। 10वां चैप्टर कितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक चीज और मिली, इसमें ये एविडेंस एक्ट में मिला जो जज और मजिस्ट्रेटों को 165 भाई 165 एविडेंस एक्ट में उन्हें राइट दे दिया गया। द कोर्ट हैज गॉट अ राइट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन उसमें वर्ड लिखा है। ये इसलिए दिया गया था कि एम्बिग्यूटी दूर करी जाए। अगर कोई एम्बिग्यूटी है, टू फाइंड आउट द एम्बिग्यूटी, दैट्स व्हाई दिस पावर इज गिवन टू द मजिस्ट्रेट एंड जजेस। मगर इसका अब मिसयूज हो रहा है। मिसयूज क्यों हो रहा है? ये परिस्थितियां करवा रही हैं। ये क्यों परिस्थितियां करवा रही हैं भाई? हॉस्टिलिटी हो रही है, आप देख रहे हैं। तो जज और मजिस्ट्रेट लीक से हटके जिरे करते हैं, 2-2 पेज 3-3 पेज की जिरे करते हैं। ये परमिसिबल नहीं होना चाहिए, उसका मिसयूज कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। जज क्या है? इंडिपेंडेंट पर्सन है, उसे इससे लेना देना नहीं क्या हो रहा है। किसी ने पैसा लेके अगर टूट गया है तो आप कौन होते हैं? हु आर यू? जिसने पैसा लिया, जिसने दिया वो भुगतेगा। मगर पार्टी बन जाते हैं। जज और मजिस्ट्रेट को पार्टी नहीं बनना चाहिए। आजकल जज और मजिस्ट्रेट पार्टियां बन जा रहे हैं। पार्टी बन जाने के लिए एक तरफ के, यानी आप क्रॉस एग्जामिनेशन करने लगे प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और जिस व्यक्ति से प्रोसिक्यूशन की तरफ से जज या मजिस्ट्रेट करते हैं, तो एक गवाह क्या है, वो उल्टे सीधे जवाब देता है, जो कि नुकसानदायक होता है। तो मेरे साथियों, कभी मत घबराइए। उन्हें लिखे साहब टू कोर्ट, आस्क द क्वेश्चन टू कोर्ट करके लिखवा दीजिए, और टू कोर्ट वाले जो आंसर है उसको आप फिर से जिरे करके उनकी टेस्टमनी को, उसको कि क्या आपने दबाव में दिया, क्या दिया, ये आपकी काबिलियत है। इस आपके दबाव में दिया, इस तरह की नहीं हुई जो आपने पूर्व कहा वो सारी बातें सही है, तो आप इस तरह की बात जब उनसे लाएंगे तो एविडेंस रिलायबल नहीं रहेगी। 167 क्या हुआ है भाई? 167 ये है कि एक नया केस बन जाए, नया एविडेंस आ जाए, और नई एविडेंस पे क्या नया ट्रायल चलने लगेगा, इसके लिए रोक लगाई गई है, चेक लगाई गई है। तो मेरे साथियों, एविडेंस एक्ट के बारे में मैंने आपको कितनी आसानी से 11 चैप्टरों में डिवाइड करके 1, 2, 3, 4 कि किन किन में 1 से 4 तक क्या है, 5 से 55 तक क्या है, सारा बताया। ये आप नोट कर ले, अपने माइंड में रख लें। और कल से मैं अभी और कल से जो है मैं इस बारे में लंबा डिस्कशन, आपको हर सेक्शन का डिस्कशन जो आता है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके ब्रेन में 1 से लेके 167 तक सारी चीज़ें अच्छी तरह होंगी। जब आप WS दाखिल करेंगे, आप सिविल वाले हैं, तो आप WS अकॉर्डिंग टू एविडेंस एक्ट में क्या क्या चीज़ आपको देनी है, क्या क्या नहीं करना है, उस हिसाब से अपना WS लिखेंगे। जब आप केस प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उस केस प्रिपेयर में 167 सेक्शन आपके दिमाग में है, क्या रिलेवेंसी है, क्या फैक्ट इन इशू है, क्या बर्डन ऑफ प्रूफ है, किन चीज़ों के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, किस एविडेंस के द्वारा कर सकते हैं, किस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये सारी चीज़ आपके माइंड में होगी। और जब माइंड में होंगे तो केस प्रिपेयर करते समय आप हिट करेंगे। कल को ऐसा ना हो कोई चीज़ रह जाए, कहीं उसमें ना फंस जाए 56, 57, 58 में आके कि फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव, जिन्हें जरूरत नहीं है, एडमिशन में ना फंस जाए जाके। मतलब आप तथ्य सुझाव कुछ दे दें, एविडेंस कुछ लीड कर लें, तो वो एक जरा सा पार्ट पूरे मुकदमे को डिस्ट्रॉय कर देगा मेरे भाई। तो इसलिए मीट आउट में क्यों कह रहा है 167, 1 से लेके 167, जब आपके ब्रेन में, आपके कंप्यूटर में आपने बटन दबाया और तुरंत निकलने लगा, और आपने चारों तरफ से उसे फांस लिया। हर मुकदमा चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, रेवेन्यू हो, लेबर हो, इसके 6 दरवाजे हैं, 7 दरवाजे हैं। उन 7 दरवाजों पे आपने जब ताले डाल दिए तो देखें कैसे निकल के भाग जाएगा। और उन 7 दरवाजों में कहीं से भी ऐसी ना छोड़ दें सांस लेने भर जो कल को नुकसान पहुंचे। आपने 5 दरवाजे अच्छी तरह लिए और आपने 56, 57, 8 में एडमिशन कर लिया आके, तो आपका सब कता धरा पानी फिर जाएगा। तो मेरे साथियों, इसलिए 167 सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, मैंने क्यों कहा आप कागज लेके बैठिए,
मैंने जिस तरह समझाया उस तरह आप इसे समझिए, इसे पार्ट में बांटिए। हिस्सों में बांटने के बाद इसके बारे में जब डिस्कस करेंगे 4 दिन में आपको इन वर्बेटम, जैसे मुझे याद है, ये मुझे अभी का याद नहीं है, ये भाई जब 83 में मैंने करा था तब मैंने इसी तरह करा था। आप इसमें दोस्तों को कर सकते हैं, किसी को कर सकते हैं, मतलब ये दोस्त इसमें का हो गया, ये फर्स्ट का, ये सेकंड चैप्टर, ये इसमें तो आपको एक याद रहेगा मेमोरी में। ऐसी बात कोई नहीं बताता है, कहीं क्लास में नहीं बताते हैं, क्लास में बताने की इतनी फुर्सत नहीं है कि इतने लेक्चर के लिए। मैं अपने साथियों, मेरे साथियों ने भी कहा इस तरह के लेक्चर आप दीजिए बच्चों को एविडेंस एक्ट के बारे में, तो बेहतर है, वो अच्छे वकील बनेंगे। और एविडेंस एक्ट पे जिसे मास्टरी हो गई, समझिए वो कामयाबी की चरम सीमा पे पहुंचेगा कि एविडेंस एक्ट ये ऐसा है जो रीढ़ की हड्डी है। जब गवाह खड़ा होता है ना जिरह के लिए, और आपको सारे रेलिवेंट फैक्ट 5 से 55 आपके दिमाग में, आपके बारे में सारी चीजें हैं, आप जब उस पर गोलियां रिवाल चलाएंगे ना, बाण, तो पता चला उसकी रीढ़ की हड्डी हिल जाएगी। आपने 2 गुरिया खींच दी तो आदमी टिक ही नहीं पाएगा, आप जीत जाओगे। और आपने रीढ़ की हड्डी गुरियों में भी संख्या होती है, ऐसी एविडेंस एक्ट की हर सेक्शन में, हर चैप्टर में संख्या है। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आपको यही बात, इसलिए एविडेंस एक्ट बहुत सरल तरीके से, कुछ लोग इसे बुरा मानेंगे, हो सकता है मेरे साथी कि इन्होंने बकवास कर दी, मगर मैंने बेस्ट तरीका जो मुझे आता है, जिस हिसाब से मैंने एविडेंस एक्ट पर कि A to 167 तक जानने का, सीखने का प्रयास किया, जिस तरह मेरे दिमाग में भरा हुआ है उस तरह मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि आप लोग जरूर सीखेंगे। और ये 100 एविडेंस एक्ट अभी तक आपने इतनी आसानी से नहीं समझा होगा। आप जितने भी लोग हैं गिलेवान में झांक के देखिए, जो मैंने आज बताया ये फर्स्ट टाइम आपको लग रहा होगा कि हाँ, किसी ने एविडेंस एक्ट के बारे में इतनी आसानी से, इतनी इजी वे में आपके सामने व्याख्या करी और उसे डिवाइड करा। कुछ मत सोचिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 11 चैप्टर, 167 सेक्शन, पहला चैप्टर 1 से 4 तक, क्या है, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, एप्रिसिएशन, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, खत्म। दूसरा रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट 5 से 55, 1 मिनट में आप, मैं जब बताऊंगा तो आगे एक एक सेक्शन के 5 से 55 खत्म। उसके आगे नीड नॉट टू बी प्रूव, फैक्ट नीड नॉट, 56, 57, 58, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डायरेक्ट ओरल 59, 60 ना, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 61 से 89, प्राइमरी सेकेंडरी 90 से 100, डॉक्यूमेंट्री ओरल एविडेंस। कैसे इनका रेलिवेंसी होगी, कितनी आसान हो गया। बर्डन ऑफ प्रूफ 101 से 114, 101 से 114, इसमें क्या परेशानी है भाई इस चैप्टर के बारे में। स्टॉपेल 15, 16, 17, ये 3 इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत कम आता, 115, 16 ऊपर लेवल में। एविडेंस, कौन कौन एविडेंस हो सकता है, चाइल्ड पागल, कैसे एविडेंस की महत्वता होगी, क्या होगी, 118 से क्या मुलजिम हो सकता है, हाँ एकम्प्लेस 133, आपको याद है। नंबर ऑफ विटनेसेस कितने हो सकते हैं, 134, तो 118 से 134 तक विटनेसेस के बारे में आया। विटनेस की प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे विटनेस ट्रीट करे जाएंगे, क्या विटनेस से एक आपने इंचीव करा दिया सफिशिएंट होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन उनके कैसे इंपैक्ट होगा, झूठ बोलेगा क्या इंपैक्ट होगा, कब लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कब उसकी टेस्टमनी को इम्पीच किया जाएगा प्रीवियस स्टेटमेंट से, उसका क्या इफेक्ट होगा, कब विटनेस आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप उसे रिकॉल करेंगे, री एग्जामिन करेंगे, उसका इम्पैक्ट, री एग्जामिन करने के बाद, रिकॉल करने के बाद जो आप री एग्जाम, उसकी एविडेंस की क्या वैल्यू होगी, ये एविडेंटी वैल्यू। तो ये जो चीजें हैं उसके चरित्र के बारे में, अदालत को क्या अदालत उसमें जिरह कर सकती है, नहीं 166 तक, इसमें क्या परेशानी है मेरे भाई, 167 है, नया केस में डाउट हो रहा है, क्या कोर्ट कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। तो मेरे साथियों, कितनी आसानी से मैंने आपको 11 चैप्टर का डिवीजन आपको बता दिया, 1 से 4, 5 से 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 से 89, 90 से 100, 101 से 114, 115, 16, 17, फिर 118 से 134, 135 से 166, 167, 11 चैप्टर हो गए। तो इतनी आसानी से
मैं समझता हूँ इतनी आसानी से शायद आज तक ना तो आपने इतनी आसानी से सीखने का वो करा होगा कि भाई इतना आसान है, ना किसी ने इतनी आसानी से आपको बताने की कोशिश की होगी। आपने कॉलेज में भी पढ़ा, कचहरी में भी 11 साल, 12 साल, 20 साल, 25 साल, 22 साल, किसी सीनियर ने आपको कभी ये नहीं बताया होगा मेरे साथियों कि भाई एविडेंस एक्ट पे आप स्ट्रेस करो। इफ यू विल बिकम ए टॉप क्लास लॉयर, एविडेंस एक्ट पे आपको मास्टरी होना चाहिए। अगर आपको मास्टरी एविडेंस एक्ट पर हो गए, यू आर वेल अक्वेंटेड विद ऑल द सेक्शन एंड चैप्टर, तब आप वास्तव में बड़े वकील बन जाएंगे और कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई आपके में बाधा नहीं कर सकता है। हर मुकदमे में जीतने के लिए एविडेंस एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है मेरे साथियों। एविडेंस एक्ट क्या बताएं आपको, जो रीढ़ है ना पूरा, मतलब दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष सिर है, एक पक्ष पैर है, दोनों को जोड़ने में अगर उखेड़ के फेंक दिया, रीढ़ की दो गुड़िया खत्म हो गई तो ऊपर का धड़ बेकार हो जाएगा। तो मेरे साथियों, जो सबसे बड़ी बात एविडेंस एक्ट के बारे में मैंने आज आपको, अगर आपको अच्छा लगा हो कि 45-50 मिनट होने, जितना समय चल जाए, कल से मैं आपको एक एक चैप्टर के बारे में, एक एक सेक्शन के बारे में बताने का प्रयास करूंगा और सोचूंगा कि अगर आप वास्तव में मेरे बताए अनुसार चल रहे हैं तो मैं समझता हूँ 3 दिन में, 4 दिन में एविडेंस एक्ट पर आपको एक कमांड हो जाएगा। और कमांड होने के बाद मेरे भाइयों, आप कहेंगे एविडेंस एक्ट तो कुछ नहीं है, अरविंद सर ने ये बताया इस तरह, तो ये 11 चैप्टर, ऐसे सेक्शन, रेलिवेंसी है, ये मुंह जवानी इन वर्बटम, मतलब कोई रटने की जरूरत नहीं है, कोई चीज दिमाग वो नहीं करने की है, इन वर्बेटम। जब कंप्यूटर चलाया स्टेट वे सारी चीजें आपकी आ गया, और अदालतें भी आपसे घबराएंगी। ऐसा नहीं कि अदालतें ना घबराएं। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आज आपने नोट डाउन करा, जो जो लिख लिया है कल उसे रिवाइज करिए। कल मैं आपसे शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले शुरू करूंगा रेलेवेंसी, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, जो चैप्टर 1। कल मैं 2 चैप्टरों पे आप लोग खूब तैयार रहिए। एक तो मैंने ये चैप्टर बताया, दूसरा आपको रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। जो रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट है बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन तथ्य सुसंगत होंगे, कौन कौन तथ्य सुसंगत नहीं होंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा है। केस पूरा इसी पे डिसाइड कर रहा है कि आपने उस फैक्ट को असंगत कर दिया तो क्या हो जाएगा, केस खत्म हो गया। तो इस बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्या क्या फैक्ट का ट्रांजेक्शन, कौन कौन सा ट्रांजेक्शन वो हो जाएगा, क्या एविडेंस आप लाएंगे, कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, कैसे चिरे करेंगे। तो कल मैं समझता हूँ आप लोग पहला चैप्टर 1 से 4 नोट कर लीजिए, नोट डाउन करिए। 1 से 4 पहला चैप्टर, इस पे है रेलेवेंसी। उस पे दूसरा चैप्टर क्या है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट 5 से 55। यहाँ अगर मौका मिला तो मैं आपको 56, 57, 58 जो तथ्य आप स्वीकार कर रहे हैं, नीड नॉट टू बी प्रूव, उसकी जरूरत नहीं है तो आपके खिलाफ पढ़े जाएंगे। तो मैं इन 3 चैप्टरों पे शायद 50 मिनट में निपट जाए मेरे भाई, कोशिश करूंगा कि ये निपट जाए। अगर नहीं निपटता है, आप लोग साथ देंगे तो मैं बताता रहूंगा, मुझे कोई आफत नहीं है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और आज आप लोगों ने बहुत बधाइयाँ दी भाई। मैंने किसी का रिटर्न इसलिए नहीं करा कि ये चले ना चले, कल बंद हो गया था। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष बोलता हूँ। आप लोग बहुत तरक्की करें, ये मेरी दुआएं हैं। और आप लोग अपने उस मकसद को, उस एम को प्राप्त करें जो आपके मन में है, और आप अपने माँ बाप, परिवार वालों का नाम रोशन करें। मेरे उन साथियों को जो मेरे साथ के हैं, भाइयों, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि अपने जूनियरों को जो आप में स्किल है वो बताने की कोशिश करें और उनमें शेयर करें। आप हमारे जाने के बाद वो लोग इस चीज़ को महसूस करें कि हमारे सीनियर कुछ हमें बता गए। मुझसे जो बहुत बड़े हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, उनसे भी यही करूँगा
कि भाई बार के जूनियरों को इस बात को छोड़कर कि वो किस ग्रुप के हैं इसमें ध्यान मत दो मेरे भाई। कानून किसी ग्रुप का नहीं है। कानून जो है आप उन्हें कानून बताइए, उन्हें समझाइए। ये बच्चे सीखना चाहते हैं, हम भी सीखना चाहते हैं, हम भी लर्नर हैं, हम भी आपके बताए रास्ते पे चलेंगे, हम भी सीखेंगे, आपके तजुर्बे का फ़ायदा उठाएंगे, हम भी सीखेंगे कि आपको जो नया नया कानून आता है उसके बारे में हमें भी बताइए, हम भी सीखेंगे, उसी पे आगे चलेंगे, जितना समय चल पाएंगे चलेंगे। तो मैं उन लोगों से भी भाई यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग आइए और बाहर के इन बच्चों को, इन बेटों को, इन बेटियों को मदद करिए जिससे ये अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। तो मेरे जिन साथियों ने बहुत मुबारक दी जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे वो जजेस, मेरे वो मजिस्ट्रेट जूनियर्स, मेरे साथी जो सुन रहे हैं, उनसे भी ये प्रार्थना करूँगा भाई न्याय करिए, न्याय अपरेंटली दिखाई दे। ऐसा मत करिए कि न्याय जो है शीशे में शक्ल दिखाई दे। न्याय वो चीज़ होती है जो दिखाई दे अपरेंटली, लोगों को न्याय मिले। आपके पास आता है तो उसे न्याय मिले, ऐसा ना हो अन्याय हो। ये बात मान के मत बैठिए कि सब दोषी हैं। आजकल के माहौल को आप देखिए, कितने लोग दोषी हैं, कितने नहीं हैं, कितने झूठे फंसाए गए हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, पेपर वर्क, और उन्हें न्याय देने का प्रयास करिए। तो मेरे साथियों, कल मैंने एसएसपी डीआईजी से भी अनुरोध किया था कि 7 साल के अपराध वाले जितने मुकदमे हैं, जो पुलिस वाले पकड़ने जा रहे हैं, उनके घर दबिश दे रहे हैं, उन लोगों को डायरेक्शन दिया जाए कि 41 का नोटिस सर्व कराया जाए, उन लोगों को परेशान ना किया जाए। आजकल पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिन पे पुराने मुकदमे हैं, जिनमें 7 साल से कम की सज़ा है, जिसमें इस तरह का आया कि 41 का नोटिस मैंडेटरी है, तो आप मैंडेटरी, मैंने एसएसपी डीआईजी महोदय को ये भेजा था और उनसे प्रार्थना की, अगर वो आज सुन रहे हो या जो लोग सुन रहे हो, भाई ये कार्रवाई करिए, किसी को परेशान ना करें। इस संकट की घड़ी में लोगों के पास पैसा नहीं है, आप लोग पुलिस वालों ऐसा मत करिए, उनसे 41 का नोटिस करवाइए और उन्हें राहत दीजिए। यही बातें मैं आपसे कह रहा हूँ। आज भाई 50 मिनट से ज़्यादा हो गया, आप लोगों का ज़्यादा समय खा लिया। कल आप 2 बजे ठीक तैयार रहिएगा कि कौन कौन पे आपने एविडेंस एक्ट के 11 चैप्टर, 167 सेक्शन, डिवीजन कैसा ये अच्छी तरह नोट कर लिया होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। कल आपको चैप्टर पहला मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी के बारे में बताऊंगा, साथ साथ रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में, जहां तक जो जो सेक्शन है उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा जितना मुझे आता है। धन्यवाद, नमस्कार।